गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैंने जैसे कि कहा था कई दिन पहले कि मैं अर्थव्यवस्था के ऊपर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा किन्हीं अन्य कामों में व्यस्त था। तो आज मुझे लगा कि वक्त है मैं आपसे बात करूं। सच कहूं तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना कुल मिला के ऐसा ही है जैसे कि मैं किसी बहुत विशाल राक्षस के बारे में बात करने की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं आप सबको वो दिखाना चाहता हूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए उस पूरे राक्षस को देख पाना बहुत मुश्किल है। और सामान्यतः जिनको इसकी समझ नहीं हो वो तो अगर बहुत प्रयास कर लेंगे तो इस राक्षस के केवल पैर की एक उंगली देख पाएंगे। ये इतना विशाल राक्षस है, लेकिन फिर भी मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी कुछ बातें, और समझाने के पीछे जो कारण है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। कारण यह है कि धर्म में एक चीज कही जाती है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। मैंने लास्ट टाइम अपने वीडियो में एक बात कही थी कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये बात धर्म पे अब लागू नहीं होती, एक व्यक्ति के ऊपर ये लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि एक व्यक्ति कितना भी अपने आप को बदलने की कोशिश करे, लेकिन वो जिस बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है उस बड़ी व्यवस्था में वो कहीं ना कहीं असहज है अपने उस प्रभाव को पूरे जगत पे डालने के लिए। वो संभव नहीं है। तो इसलिए हम बदलेंगे युग बदलेगा ये चीज अब धर्म जगत की व्यक्ति पे लागू नहीं मानता मैं। और हाँ, व्यक्ति बदल सकता है लेकिन उसका जगत पे कोई बहुत प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यही बात कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही बात को अगर थोड़ा घुमा दें तो हमारा देश बदलेगा तो पूरी दुनिया बदलेगी, इस पे जरूर लागू हो सकती है। क्योंकि अभी कम से कम सरकारों के पास मैं कह सकता हूं कि थोड़े से अधिकार बचे हुए हैं कि वो अपने तरीके से अपने देश का कल्याण कर सकें। लेकिन जल्द ही ये भी बदलने जा रहा है। जल्दी ये भी ऐसा होने जा रहा है कि देशों को भी विश्व सरकार जैसी एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने काम करने पड़ेंगे, और तब बहुत दिक्कत होगी कि एक देश भी अपनी समझ से अपने को बदल पाए। ये आने वाले वक्त की बात है, तो निश्चित ही इसके बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के मैं आंकड़े देने बैठूंगा तो आपका सर दर्द हो जाएगा। वैसे भी लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि स्वामी जी आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन चलो कम में समझा देता हूं कि हमारी जीडीपी जिसकी आजकल बहुत बात हो रही है, ये जीडीपी असल में होती यह है कि हमारे देश की कुल आय। कुल आय का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जितना कमा रहा है, जैसे एक परिवार है 5 लोगों का, तो उसमें एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है तो वो 10,000 रुपये उसकी एक तरीके से सकल आय कही जा सकती है। लेकिन उस परिवार में 4 लोग हैं तो 10,000 कमा रहे हैं तो वो 40,000 रुपये उसकी आय कही जा सकती है। इसी तरीके से पूरे ही इंडिया में जितने लोग जितना कमाते हैं उन सब का एक जोड़ निकालने का एक तरीका है। उस तरीके से एक जीडीपी तय होती है। इस जीडीपी के बारे में, ये जीडीपी पहले तय नहीं हुआ करती थी। पहले किसी देश की संपत्ति और सब ये जीडीपी से तय नहीं होता था, लेकिन 1930 के आसपास अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने इस जीडीपी के माध्यम से देशों से उनकी आय का आकलन लगाने के लिए बात कही। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व बैंक का निर्माण हो चुका था और विश्व बैंक धीरे धीरे पूरी दुनिया को कर्जदार बनाना चाहता था। आपने एक पिक्चर देखी होगी मदर इंडिया। मदर इंडिया में एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जो एक महाजन जो कि ब्याज पे पैसा देता है उसके चंगल में फंस जाता है और फिर पूरी जिंदगी उस परिवार की उस महाजन को पैसे देते देते चली जाती है। हम सब ने वो पिक्चर देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें जरूर देखनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लगभग ऐसी ही कुछ स्थितियाँ हमारे देश के साथ भी है कि हम एक महाजन के जाल में फंस चुके हैं और उस महाजन का नाम है विश्व बैंक। और वो महाजन बहुत सलीके से हमें आहिस्ता आहिस्ता
इतना नोच रहा है कि कुछ दिनों बाद हमारे देश की सरकार, वो चाहे मोदी जी की हो, चाहे राहुल जी की हो, चाहे वो फला किसी की भी हो, कुछ दिनों बाद ऐसा आएगा वक्त कि वो सरकार ये कहेगी कि हमसे हमारा देश नहीं चलाया जाता, और विश्व बैंक ये कहेगा कि हम इस देश को चलाने के लिए इसकी बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। कुछ इसी तरीके से विश्व सरकार की स्थापना हो सकती है। विश्व सरकार ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक व्यक्ति चुन लिया जाए और हम सब उसको वोट दे के और मान लें कि इसकी बात मानेंगे। विश्व सरकार का कंसेप्ट कुछ इस तरीके का है कि पहले देशों को इस ढंग से बर्बाद करो कि वो देश खुद ही कह पाएं कि हमें जो है हमारा देश नहीं चला जा रहा, और इसको चलाने के लिए हम हाथ खड़े करते हैं और किसी को ये देते हैं। चलिए, जीडीपी की थोड़ी सी बात करने के बजाय मैं अपने देश की बात थोड़ी सी करूंगा। हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 120 लाख करोड़ रुपए का हम विदेशों से सामान लेते हैं, और विदेशों को जो सामान बेचते हैं वो लगभग 90-95 लाख करोड़ रुपए का होता है। 90-95 लाख करोड़ रुपए का होना और 120 लाख करोड़ रुपए का लेना, इससे लगभग 25 लाख करोड़ रुपए हम हर साल गंवाते हैं। इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब मैं ये 25 लाख करोड़ रुपए आपको बोल रहा हूँ तो आप कहेंगे लाख करोड़ बड़ी सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, तो थोड़ा जान लेते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए आखिर होता कितना है। 1 लाख करोड़, क्योंकि आगे से मैं 1 लाख करोड़ की बात करूंगा तो आप लोगों को थोड़ा झटका लग सकता है, इसलिए जरूरी है इस बात को थोड़ा समझ लें। एक यूनिवर्सिटी लगभग 150 से 200 लाख करोड़ रुपए में, 150 से 200 करोड़ में बन जाती है। 1000 करोड़ में लगभग हम 5 यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज। 1 लाख करोड़ में हम 500 यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, मात्र 1 लाख करोड़ में। 1 लाख करोड़ में हम जो लोगों को जैसे घर दे रहे हैं आजकल गरीबों को, वो 1-1.5 लाख रुपए का घर बनता है, तो वैसे लगभग 1 करोड़ घर बना सकते हैं। उसके अलावा आप 1 लाख करोड़ में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते 1 लाख करोड़ रुपए में आप क्या क्या कर सकते हैं, और लगभग ये तो 20-25 लाख करोड़ रुपए का मामला है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊं। आप लोग चीनी किस रेट खरीदते हैं? मैं समझता हूं कोई कहेगा 40 रुपए में, कोई 45 में, कहीं पे 50 में भी बिक रही है, लेकिन लगभग 40 रुपए औसत रेट हम मान लेते हैं। 40 रुपए से कम में चीनी नहीं है। लेकिन हम जो किन्हीं देशों को बेचते हैं, यहां से जो एक्सपोर्ट होती है, आपको पता है उस चीनी का रेट क्या है? किस रेट में यहां से एक्सपोर्ट होती है? ये रेट कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम रेट 19 रुपए किलो है। और ये 19 रुपए किलो में जो चीनी एक्सपोर्ट होती है वो टॉप क्लास चीनी होती है। अगर उस चीनी को आप मार्केट में यहां खरीदने जाएं तो आपको 80 से 90 रुपए किलो मिलेगी। हैरानी हुई? आप कभी सोचा कि जो चीज हमें इतनी महंगी मिल रही है वो हम बाहर सस्ती क्यों बेच रहे हैं? होना तो उल्टा चाहिए। एक होलसेलर, उसके पास जो सामान है वो अपने घर में महंगा ले और बाहर सस्ता बेचे, ऐसा कभी होता है? एक होलसेलर तो ऐसा होता है कि जिसको खुद को कम से कम सस्ता मिलता है और वह बाहर महंगा बेचता है। साधारण सा विज्ञान है। लेकिन हमको सस्ती क्यों बेचनी पड़ती है? इसके पीछे मैंने पिछली बार भी वीडियो में एक बात कही थी और इस बार भी आप लोगों को कुछ बताता हूं। पिछली बार जब हमने बताई था तो हमने ये बताया था कि असल में विश्व बैंक से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं समय समय पे अपनी देश की व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, और विश्व बैंक उसके लिए हमें बहुत सारा फांसता है, अनवांटेड कर्जे देता है। जैसे कि सपोज दैट आप जाएं, आप कहें किसी बैंक में जाके कि हमें जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्जा चाहिए, तो बैंक पूछेगा कितना कर्जा चाहिए? आप कहेंगे 1 लाख रुपए कर्जा चाहिए। तो बैंक पूछेगा क्या आपकी बीवी खुश है? तो आप कहोगे ये कैसी बात है, बीवी खुश है? तो कहेगा हाँ आपकी बीवी खुश है। आप कहेंगे नहीं हमारी बीवी हमसे थोड़ी खुश नहीं है। तो बैंक कहेगा ऐसा करिए कि आप उसे एक साड़ी खरीद के दिला दीजिए और उस
साड़ी से जो है वो खुश हो जाएगी। तो कहेगा साड़ी के पैसे नहीं हैं, तो कहेगा 1,000 रुपये साड़ी के लिए हम लोन और दे देते हैं, यानी कि 1,01,000 रुपये का लोन। तो वो कहेगा चलो ठीक है 1,01,000 का लोन दे दो। तो फिर उससे पूछा जाएगा कि ऐसा है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश हैं। वो कहेगा नहीं, बच्चे तो हमसे खुश नहीं हैं। तो कहेगा बच्चों को आपने खिलौने नहीं दिखाए तो उन्हें भी 1-2 हज़ार रुपये का खर्चा करो, उसके लिए भी हम लोन देते हैं, तो आप 1,03,000 रुपये का लोन ले लो। वो कहेगा चलो यार लोन लेना है तो 1,03,000 का दे दो। तो फिर उसके बाद पूछा जाएगा अच्छा तुम्हारे घर में जो है पोल्यूशन वोल्यूशन तो नहीं है। तो कहेगा यार पोल्यूशन तो है ही यार, सब जगह है। तो कहेंगे पहले एयर प्योरीफाई लगवाओ, पोल्यूशन आपके यहाँ जब थोड़ा सही होगा तो मैं लोन दूंगा आपको, वो अच्छा रहेगा। तो वो कहेगा पोल्यूशन के लिए भी फिर मैं क्या करूँगा, एयर प्योरीफाई ले लो, 5-10 हज़ार रुपये का आता है, उसके लिए भी हम लोन दे देंगे। तो आप इस तरीके से 1,15,000 रुपये के लिए लोन ले लोगे। अब 1,15,000 रुपये पे लोन लोगे, इसी तरीके की 1-2 बातें आपको और बताई जाएंगी। तो फिर आप पता लगा 1,25,000 रुपये का लोन लिया और बिजनेस में आपने लगाया 1,00,000 रुपये का, और आप ब्याज दे रहे हो 1,25,000 का, क्योंकि 25,000 रुपये आपने उन जगहों पे इन्वेस्ट किया जिनकी अभी जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से आपका बिजनेस कभी भी सही से उभर नहीं पाएगा, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा ब्याज दे रहे होगे। और फिर आप ऐसा करोगे कि आप उस ब्याज को वसूलने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को महंगा करोगे। जब प्रोडक्ट को महंगा करोगे तो आपकी बिक्री पे असर पड़ेगा, आपकी बिक्री कम होगी। तो ऐसा ही ये कुछ विश्व बैंक वाले भी करते हैं। जब हम लोन लेने जाते हैं तो ये फालतू के हमसे अनवांटेड प्रश्न करते हैं। जैसे हम गए अब 1,00,000 करोड़ रुपए का लोन लेना है, तो ये आपसे प्रश्न पूछेंगे कि भारत में बच्चों की शिक्षा का स्तर कैसा है। अब वो कहेंगे बच्चों की शिक्षा का स्तर थोड़ा अच्छा नहीं है। वो कहेंगे आप अच्छा करके दिखाइए, आप बच्चों को सब तरीके से उनको पास आउट दिखाइए, आपका जब शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा तो ऐसा किया जाएगा। तो फिर आप अपनी शिक्षा नीतियों में बदलाव करेंगे। शिक्षा नीति में बदलाव के लिए आप उनमें कह देंगे अब 10वीं तक का 12वीं तक का सब बच्चे पास होने चाहिए, क्योंकि उससे रिजल्ट कार्ड अच्छा बन जाएगा, वो उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपके यहाँ पोल्यूशन है, आपके यहाँ पल्स पोलियो है, आपके यहाँ अब जैसे इस साल की मैं बात बताऊं, इस साल हमारे देश में हमारे जितने भी स्कूल होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उसमें विश्व बैंक ने एक शर्त रखी है अजीब तरीके की कि ग्रामीण विश्व बैंक जितने भी हैं उनमें साफ सफाई सही नहीं है, उनमें शौचालय बनाए जाएं, उनमें पुताई कराई जाए। तो हर साल लगभग 5,000 रुपए उन स्कूलों में पुताई के लिए आते थे, लेकिन इस साल पुताई के लिए जो है वो 25,000 रुपये आए, और ये विश्व बैंक का लोन है। अब वो 25,000 रुपये आने के बाद हमारे देश का ही पेंट लगा, हमारे देश का ही सब लगा। आप लोगों को लग रहा होगा पैसा तो आया। मान लीजिए 1,00,000 करोड़ रुपए उन्होंने पेंट के लिए लोन दे दिया। अब वो 1,00,000 करोड़ रुपए का पेंट हमने अपने लोगों से खरीदा और दीवारों पे पोत दिया। अब आप कहोगे 1,00,000 करोड़ तो अपने घर में आ गया, लेकिन फिर 1,00,000 करोड़ का 1,10,000 करोड़ रुपए जो है वो ब्याज के साथ लौटाना है, तो उसके लिए भी तो फिर यहीं से लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक घुमा के हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और अंत में जब हम इनसे कहते हैं कि हम आपको चुकाएं कैसे, तो इसके लिए भी इनकी कमेटी है, वो कमेटी सजेस्ट करती है। वो कमेटी सजेस्ट करती है ऐसे करके आपको अलग केबिन में ले जाएंगे, कहेंगे सर देखिए आपके यहाँ बहुत महंगी चीजें हैं, तो ये महंगी चीजें आपकी जो है लोग खरीदेंगे नहीं, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप बेचो, हमें कैसे चुकाओगे। तो फिर ये कहेंगे कि कैसे करें, तो वो समझाएंगे कि आप ऐसा करो डॉलर का रेट थोड़ा बढ़ा दो। तो डॉलर का रेट जब बढ़ा दोगे तो लोग जब बाहर से आपके सामान खरीदेंगे तो वो उन्हें थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो इस तरीके से डॉलर का रेट बढ़ा दिया जाता है, और ये डॉलर में ही हमें एक तरीके से लोन देते हैं। तो डॉलर का रेट जब बढ़ा दिया जाता है तो हमारी जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाती हैं और उन तक सस्ती जाती हैं। और इस तरीके से फिर दूसरा उपाय होता है। दूसरा उपाय ये कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि इनकम टैक्स बढ़ा दीजिए। इनकम टैक्स बढ़ाने से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ईमानदारी की बात है, हम सबसे छुपी हुई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स 1,00,000 रुपए का देता है तो निश्चित ही वो 10 लाख रुपए के दायरे में आ रहा होता है, और ऐसी स्थिति में वो 90% किसी न किसी एन मेन प्रकारेण छुपाता है। अब एन केन प्रकारेण पहले पैसा जब आदमी छुपाता था तो वो तकियों के नीचे रख लेता था और सब तरीके से काम कर लेता था, लेकिन अब ये समझाने के लिए सरकार को कि डिजिटलाइजेशन जो है करो, आप नोटबंदी कर दो, डिजिटलाइजेशन कर दो, तो ऐसी स्थिति में
हर आदमी आपको सच्चा पैसा देगा और वो छुपा नहीं पाएगा, लेकिन इसके उल्टे परिणाम होते हैं। अब जब डिजिटाइजेशन हो गया तो ऐसी कंडीशन में हमारे बैंक, और एक बैंक के नाम आपने सुना होगा, स्विस बैंक, हमारे देश में जो पैसा है, अगर सरकार को सालाना जो ब्याज लोग टैक्स देते हैं वो देखा जाए तो उसमें लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार को टैक्स देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि 10% ही देते हैं, 90% बचा लेते हैं, तो इसका मतलब वास्तविक में जो टैक्स था वो 200 लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए था। अब 200 लाख करोड़ रुपए का जब नहीं चुकाया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वो अपने बिस्तर के नीचे छुपा नहीं पाएंगे, सोना खरीद नहीं पाएंगे, प्रॉपर्टियों पे भी रोक लगा दी जाएगी, खरीद नहीं पाएंगे। तो ऐसे में वो पैसा स्विस अकाउंट में जाएगा। स्विस अकाउंट में एक तरीके से पीछे से कहीं ना कहीं विश्व बैंक ही कंट्रोल करता है। अब हमारे देश में स्विस अकाउंट में अब समझ लीजिए कि साल में लगभग 150 लाख करोड़ रुपया स्विस अकाउंट में चला गया। अब स्विस अकाउंट में सिर्फ इसलिए गया क्योंकि टैक्स ज्यादा था। अगर टैक्स सरकार कम कर दे, 10% कर दे, तो आप 10% में भी सब ईमानदारी से दे देंगे और लगभग तब भी 20-25 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिलेगा, लेकिन 150-200 लाख करोड़ रुपए जो स्विस बैंक में चला जाता है वो नहीं जाएगा और वो हमारे देश में रहेगा। अब 150 लाख करोड़ रुपया अगर हमारा स्विस बैंक में चला जाता है तो उसका साल का 1% के हिसाब से वो ब्याज देते हैं, जो कि 15 लाख करोड़ रुपए होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो 1.5 लाख करोड़ होता है। ऐसी कंडीशन में 1% वो पैसा जाता रहेगा, और अगर वो स्विस बैंक में 20-25 साल 50 साल पड़ा रहता है तो वो आधे से भी घट के कम हो जाएगा, और ऐसा हर साल लाखों करोड़ रुपया भारत का वहां चला जाता है। और भारत कंगाल का कंगाल। मैं ये सब बातें आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार आपके घर में, बच्चों में, घरेलू कितने भी प्रकार के झंझट हों, लेकिन आपके पिता जानते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो सब बिगड़ जाएगा, तो वो घर की बहुत सारी तकलीफों को देखने के बावजूद भी अपनी दुकान पे जाना, अपने काम पे जाना नहीं छोड़ते। उसी तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा खतरनाक विषय है। इसको हमारे देश का प्रधानमंत्री हमको जल्दी कहता नहीं। इसलिए नहीं कहता कि आप समझोगे नहीं, क्योंकि आपको तो छोटे मोटे मुद्दे, हिंदू मुसलमान, नौकरी, ये वो दुनिया भर के सब चाहिए हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे देश का प्रधानमंत्री चुपके से विदेशों में जाके आप इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट करो, आप पैसा लाओ, आप लगाओ, इन सब में लगा रहता है। लेकिन अगर हम सब बच्चे अपने प्रधानमंत्री को ये समझा सकें, ये आश्वस्त कर सकें कि हमें पता है पिताजी आपकी दिक्कत क्या है और हम सब इसका समाधान चाहते हैं, तो पहली बार देश में एक राष्ट्रीय चिंतन खड़ा हो सकता है। मुझे नहीं करने की जरूरत है, मैं तो आप लोगों को सिर्फ विचार दे रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में बात करें। मैंने आज गुड मॉर्निंग अर्थव्यवस्था करके डाला, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो गुड मॉर्निंग किसको करूं? मैं उस व्यवस्था के बीच में हूं। अर्थ इतना महत्वपूर्ण है, भले ही आप लोग बहुत से आध्यात्मिक लोग मुझे ताना दोगे, अरे बेकार, ये तो आदमी पैसे के लिए पागल है, ऐसा वैसा, लेकिन वो अपनी दुकान जाना खुद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं उसकी बहुत ज़रूरत है। शिविर में जाना हो तो पैसा चाहिए होता है, आश्रम बनाना हो तो पैसा चाहिए होता है, किसी भी चीज़ में पैसे का बहुत योगदान है। ये तुम आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूँ, इसके लिए भी बीच में पैसा लग रहा है। तो कुल मिला के पैसे का एक बहुत बड़ा खेल है, और उस खेल के तहत इस पे आप जब चर्चा करोगे तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी। फिलहाल अपने देश के प्रधानमंत्री को मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा, अगर वो मान सकें। हमारे देश से चीनी 19 रुपये किलो वहाँ जाती है, वो वाली चीनी जो 70-80 रुपये किलो होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ऐसा करें कि हम चीनी से वो प्रोडक्ट बनाएं जो प्रोडक्ट वो देश में अपने चीनी ले जाके बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट उनको बेचें, तो निश्चित ही हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विदेशों से हम ज़्यादा धन भी ले सकेंगे। और मात्र चीनी और तेल का कंट्रोल कर लेने से ही बहुत कुछ कंट्रोल हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि ईरान पे युद्ध के लिए बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका ने पहले एक बार ऐसा किया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था। मैं तो कहता हूँ अमेरिका ने गिराया था, क्योंकि एक अपराधी, एक आतंकवादी ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि इतना बड़ा काम मैंने नहीं किया। जो 2-4
लोगों को मार के भी अपने आप को सामने पेश करते हैं कि इसको हमने मारा, अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के संबंध में ओसामा चिल्लाता रहा कि मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, लेकिन फाइनली उसके देश को नष्ट कर दिया गया। इसी तरीके से जो देश अपने तेल को सोने के बदले में ही देने को राजी थे या और वस्तुओं के बदले डॉलर में देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था डॉलर से एक लूट चल रही है, ऐसे ऐसे जो भी देश थे, चाहे वो सद्दाम हो, चाहे वो इराक में और कंट्रीज हों, चाहे वो लीबिया हो, जो भी ऐसे देश थे, उन सब देशों को पूरे तरीके से तबाह कर दिया अमेरिका ने और इल्ज़ाम सब पे ऐसा लगाया। सबसे पहले अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया, उसने नहीं गिराया था। सद्दाम के लिए आरोप लगाया कि ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स रखता है, वहाँ नहीं मिले। गद्दाफी पे आरोप लगाया कि न्यूक्लियर वेपन्स रखता है, ये नहीं मिले। अभी इराक पे जल्दी आरोप लगा रहा है कि हमारे 2 जहाज़ों पे जो तेल लदा था वो इसने जला दिया, इन्होंने नष्ट किया, और वो मना कर रहा है, लेकिन ये वहाँ आक्रमण पे राजी है। रीज़न सिर्फ इतना है कि ये चाहते हैं कि डॉलर के बदले में तेल लिया जाए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था उनके कंट्रोल में रहती है। लेकिन भारत चाहता है, और भारत जैसे बहुत से देश चाहते हैं कि अब ये डॉलर के बदले में लेन देन बंद करके वो वस्तु विनिमय शुरू करें। इराक जैसे देश तैयार हैं कि आप हमें गेहूं दे दीजिए, उसके बदले में हमसे तेल ले लीजिए, हमें आप और चीज़ दे दीजिए, उसके बदले में तेल ले लीजिए। तो ये सौदा ज़रा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे बराबरी का लेन देन होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी, मैं आपको सामान्य शब्दों में कहूँगा, बहुत बड़े बड़े भारी भारी गुणा भाग करके नहीं समझाऊँगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था अगर इस तरीके की नीतियों की शिकार ना हो तो आपको विश्वास होना चाहिए, और विश्वास ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आधी दुनिया को खिलाने का काम भारत कर रहा है। आधी दुनिया भारत की वजह से खा रही है, लेकिन भारत की हालत खुद ऐसी है कि हर साल लोन लेने विश्व बैंक के साथ जाना पड़ता है। उसका कारण ये है, हम सब दुनिया भर के मुद्दों में उलझे हुए हैं। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ बैठ के कभी भी आर्थिक व्यवस्था पे बात नहीं करना चाहते, और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि 5 साल बाद अपनी सीट बचानी है, तो वो भी कहते हैं चलो तुम्हें जो मुद्दे चाहिए हम वही देते हैं, बाकी हम देखते रहेंगे जैसा भी। तो कृपया करके आप लोग इन चीज़ों को गंभीरता से सुनें, गंभीरता से विचार करें। ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो समय समय पर मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आज इतना ही।